हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइड विथ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस. Also, the waste of harmful substance produced have to be removed continuously from healthy functioning of tissue. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक लिविंग सेल्स को न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन्स और अदर एसेंशियल सब्सटेंस कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जाते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं उनको टिश्यू से कंटिन्यूसली रिमूव किए जाते हैं. इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू have efficient mechanism for the movement of these substance to cells and form the cell. Different group of animals have evolved different method for this transport. Simple organisms like sponge and coelenterate circulate water from their surrounding through their cavities, body cavities, to facilitate the cell to exchange these substance. Form complex organisms use special fluid within their bodies to transport such material. Blood is the most commonly used body fluid by most of their higher organisms, including humans. For this purpose, another body fluid, lymph, also help in the transport of certain substance. In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph. Lymph is also called tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained here. Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and foam elements. Plasma is a straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood. ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा में भी 92% जो होता है वो वाटर होता है और 6 to 8% जो होता है वो प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन में आ जाएंगे अपनी फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स. ये मेजर प्रोटीन्स होती हैं. फाइब्रिनोजन्स आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड. फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड की क्लोटिंग के लिए और कोगुलेशन के लिए नीडेड होती है. ग्लोब्यूलिन्स जो है वो प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म. ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एंड एल्ब्यूमिन्स जो होती हैं वो अपने ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए नीडेड होती हैं. प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइन, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब भी प्लाज्मा में होते हैं. They are always in transit in the body. Factors of coagulation of clotting of blood are also present in the plasma. जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड को कोगुलेशन के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो सीरम बचता है. अब देखेंगे फॉर्म एलिमेंट्स. फॉर्म एलिमेंट्स में अपने आ जाते हैं इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड. ब्लड का 55% जो था वो प्लाज्मा था और 45% जो है वो फॉर्म एलिमेंट होंगे. Erythrocytes or red blood cells are the most abundant of all cells in the blood. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBC per mm. वैल्यू याद रखनी है. और ब्लड RBC आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट. एडल्ट में RBC जो होती है वो रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है. RBC आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर इन वाई कॉन्केव इन शेप. RBC devoid of nucleus और बाइकॉन्केव शेप की होती है. दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. Hence the color and name of this cell. A healthy individual have 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. Every 100 ml blood में 12 to ग्राम्स हीमोग्लोबिन जो होती है वो रहती है हेल्दी इंडिविजुअल में. दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस. हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पायरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है.
RBC हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज। RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। जितनी भी वैल्यू है वो याद रखनी ही है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, लास्ट में जो होती है हमारी RBC स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को जो है RBC का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नॉन एज वाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए कलरलेस होती है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 per mm³ of blood. Leukocytes are generally short lived. We have two main categories of WBC. WBC की दो मेन कैटेगरीज है, कौन कौन सी हैं? ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में जो है अपने आ जाएंगे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, जबकि जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उसमें आ जाएंगे अपने लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है, इसकी परसेंटेज जो होती है वो 60 to 65%। इसमें भी हमें सबकी परसेंटेज लर्न करके रखनी है ऑफ द टोटल WBC। एंड बेसोफिल आर द लीस्ट, बेसोफिल सबसे कम होती है, कितनी? 0.5 to 1% अमॉन्ग देम। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6 to 8% आर फेगोसाइट सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। अपनी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होती हैं वो फेगोसाइट की तरह काम करती हैं, जैसे ये फॉरेन बॉडी अपने अंदर आती है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन एटेक्स्ट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अपनी जो बॉडी में इन्फ्लामेशन रिएक्शन होता है तो अपनी कौन सी सेल एक्टिव होती है? बेसोफिल, जो कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन ये सब रिलीज करती है। इओसिनोफिल 2 to 3% होती है। resist infection and are also associated with allergic reaction and allergic reactions जो होती है उसमें अपनी eosinophil associated रहती है। lymphocyte 20 to 25% होती है और ये दो मेजर टाइप की होती है, B lymphocyte and T lymphocyte। B and T lymphocyte are responsible for immune response of the body। ठीक है, अपने इम्यून रिस्पॉन्स के लिए B lymphocyte और T lymphocyte रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लेटलेट ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। आर सेल फ्रेगमेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। प्लेटलेट्स जो होती है वो सेल्फ फ्रेगमेंट्स मेगा कैरियोसाइट के सेल्फ फ्रेगमेंट से होते हैं, उनसे ही बनती है। स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, हमारी बोन मैरो की एक स्पेशल सेल है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 lakh to 3.5 lakh platelets per mm³। प्लेटलेट can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation of clotting of blood। ब्लड की coagulation में जो substance involve होते हैं वो हमारी प्लेटलेट्स ही रिलीज़ करती है। A reduction in this number can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from the body। अगर इनका नंबर कम हो गया तो बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिससे बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस भी हो सकता है। एक बार ये जो डायग्राम था इसमें हम सबके डायग्राम एक बार देख लेंगे, जितनी भी फॉर्म एलिमेंट्स हैं। RBC, ओके, प्लेटलेट्स जो कि मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं। इसिनोफिल में जो होता है वो हेडफोन शेप का न्यूक्लियस है। बेसोफिल में डॉट 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 है बहुत सारा। न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब। मोनोसाइट में 2 लोब एंड लिम्फोसाइट दोनों ही है, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट, दोनों में पूरे उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो फैला हुआ रहता है। इस टॉपिक का ब्लड ग्रुप स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन टू सच ग्रुपिंग। द ABO and RH आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ABO grouping. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens on the RBC, namely A and B. Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibodies. The distribution of antigen and antibodies in the four grouping of blood A, B, AB and O are given in the table. You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched
with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, destruction of RBC. The donor's compatibility is also shown in the table. ब्लड ग्रुप जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होता है वो ए होता है, और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी जो होती है उसके करस्पॉन्डिंग होती है बी एंटीबॉडी होती है। ए को जो डोनर जो ब्लड ग्रुप दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए हो और ओ हो, ये दोनों ही ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनर्स दे सकते हैं ब्लड ग्रुप बी जो है उसकी आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है वो ब्लड बी होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए। डोनर्स जो हैं वो बी वाले ब्लड ग्रुप वाले को डोनर्स जो हैं बी जिसका बी ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है और जिसका ओ ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है। ऐसे ही है अपना ए बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होता है वो दोनों होते हैं ए एंड बी, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। डोनर्स ग्रुप ए बी वाले को ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन कोई भी नहीं होता, प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी ए एंड बी, और डोनर्स ग्रुप जो है उसको केवल ओ को ओ ही दे सकता है। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इज evident that group O blood can be donate to person with any other blood group, and hence O group individual are called universal donor. Person with AB group can accept blood from person with AB as well as the other group of blood. Therefore, such person are called universal recipient. तो O ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। अब हम आर एच ग्रुपिंग देखेंगे। अनोदर एंटीजन ऑफ आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट ऑन रहीसेस मंकी, हेंस आर एच, इसलिए इसका नाम आर एच रखा, इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% of human. Such individuals are called Rh positive, and those in whom this antigen is absent are called Rh negative. जिसकी आरबीसी की सरफेस पर RH एंटीजन है वो RH पॉजिटिव, और जिसकी सरफेस पर RH एंटीजन नहीं है वो RH नेगेटिव। एन RH नेगेटिव पर्सन if exposed to RH positive blood will form specific antibodies against the RH antigen. Therefore, RH group should also be matched before transfusion. इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुप भी हम देखते हैं मैच करेगा। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी मिस मैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है। RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of the RH positive blood from the fetus. मदर जो है वो RH निगेटिव है, फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है। नॉर्मली दोनों के ब्लड अलग अलग हैं, लेकिन जब डिलीवरी होती है उस टाइम पॉसिबिलिटी रहती है कि ब्लड कांटेक्ट में आए। जब डिलीवरी के टाइम जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो मदर जो है वो एंटीबॉडी फॉर्म करती है अगेंस्ट RH एंटीजन। In such case, the mother start preparing antibodies against RH antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother, RH negative, can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBC. Normally, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जो है वो उसके जो डिलीवरी के टाइम जो एंटीबॉडी बनी, अब जो दोबारा जो प्रेगनेंसी आएंगी उसमें चांसेस रहेंगे कि RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके यदि जो फीटस RH पॉजिटिव होता है तो
उसके ब्लड को, आरबीसी को हार्म करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी. दिस कुड बी फेटल टू द fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. यदि ये सारे केस देखने को मिलते हैं तो जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुई उसी के तुरंत बाद हम anti-RH एंटीबॉडीज़ दे देते हैं मदर को, जिससे कि आने वाली प्रेगनेंसी में उसको प्रॉब्लम ना हो. अब देखेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड. यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, योर बाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम. यूजली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम. डू यू नो वाई? Blood exhibits coagulation or clotting is response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of the cut or an injury over a period on time. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrin, in which dead and damaged form elements blood are trapped. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in plasma by the enzyme thrombin. फाइब्रिन्स जो है वो फाइब्रिनोजेंस जो है वो मेनली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. उसको फाइब्रिन में एक्टिव करने के लिए एंजाइम लगा अपना थ्रोम्बिन, और वे जो थ्रोम्बिन्स इन टर्न्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, फिर थ्रोम्बिन जो है उसने फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया. एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर अबव रिएक्शन. और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम लगा वो है थ्रोम्बोकाइनेस. दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस, कास्केड प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट. हमारे प्लाज्मा में हम पहले ही देख चुके हैं कि इनएक्टिव फॉर्म है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. जैसे ही ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, तो स्टिमुलेट हो जाते हैं प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, जिससे जो कोगुलेशन की मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाती है. सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन. कैल्शियम आयन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग. लिम्फ एंड सर्कुलेटरी पाथवे स्टार्ट करते हैं. एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, जैसे ही टिश्यू की जो कैपिलरी से ब्लड पास होता है, सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल एंड टिश्यू. सेल और टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ जैसे ही कैपिलरी से ब्लड पास करता है तो वाटर के साथ साथ कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस यहाँ आ जाते हैं. द लार्जर प्रोटीन एंड द मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स इन ब्लड वेसल्स. दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. और ये जो फ्लूइड होता है सेल्स और टिश्यू के बीच में, यही अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं इसको. इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा. इसमें जैसे कि प्लाज्मा में जितनी भी मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें भी सेम होता है. एक्सचेंजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस एट एक्स्ट्रा, और इसमें भी न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स always occurs through this fluid. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid and drain into back to the major veins. अब ये जो फ्लूइड होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर ड्रेन कर देते हैं मेजर वीन्स में. दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ. और ये जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में, इसलिए इसको लिम्फ बोलते हैं. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स. कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि स्पेशल लिम्फोसाइट कंटेन करती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए
रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो सारी लिम्फोसाइट्स लिम्फ में ही पाई जाती हैं। लिम्फ इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स का ये भी एक स्पेशल इम्पोर्टेंट कैरियर है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टिल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल बिलाई। फैट जो होता है वो भी लिम्फ के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि इंटेस्टाइनल बिलाई, इंटेस्टाइन में जो बिलाई होते हैं वो लैक्टिल्स के थ्रू लिम्फ फैट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सर्कुलेटरी पाथवे, द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। आर्थ्रोपोड और मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन विच ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट passes through large vessels into open spaces of और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनस। हार्ट के थ्रू पंप होता है, फिर पास होता है लार्ज वेसल्स के थ्रू, और फिर फाइनली बॉडी कैविटीज़ और जिसको साइनसेस बोलते हैं वहाँ पहुँच जाता है। एनीलीड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था आर्थ्रोपोड में और मोलस्क में, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनिलीड्स में और कॉर्डेट में होता है। इन विच द ब्लड पम्प बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटरी थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क। इसमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड पंप होता है वो सर्कुलेटरी ऑलवेज क्लोज्ड सर्कुलेशन में होता है, नेटवर्क क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेज एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। ऑल वर्टिब्रेट्स पासेस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। जितनी भी वर्टिब्रेट होते हैं उनमें मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है। फिश में जो होता है 2 चैम्बर का हार्ट होता है। फिश हैव अ 2 चैम्बर हार्ट विथ एन एट्रियम ए वेंट्रिकल। एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन जो होते हैं एंड द रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़कर जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उनमें हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है। उसमें से 2 एट्रिया होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। वेयर एज क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स पासेस ऑफ 4 चैम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल बर्ड्स मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है विथ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। इन फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिश में जो हार्ट पंप करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, जो कि गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होता है, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। फिर बॉडी पार्ट्स को गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर बॉडी पार्ट को सप्लाइड कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास आ जाता है। सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशेस में। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट atrium receive oxygenated blood from the gills, lungs, skin, and the right atrium gets the deoxygenated blood from the body parts. अब जो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स जो हैं उनमें लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि बॉडी पार्ट से आता है। हाउ एवर दे गेट मिक्सड इन द सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि उनमें 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। फिर जो जितना भी ब्लड राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के आया लेकिन वेंट्रिकल में जाके मिक्स कर जाता है, विच पम्प्स आउट मिक्सड ब्लड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनमें जो होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atrium respectively passes on the ventricles of same size. The ventricle pump it out without any mixing up, that is, 2 separate circulatory pathway are present in these organisms. Hence, these animals have double circulation. Let us study the human circulatory system. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्क्यूलर चैम्बर हार्ट, a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated. हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो मेसोडर्म से ड्राइव होता है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म 3 लेयर्स होती हैं, उससे मेसोडर्म से अपना हार्ट बनता है।
इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, और ये जो सिचुएटेड होता है अपनी थोरेसिक कैविटी में होता है इन बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट, और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंस्ड फिक्स, बंद मुट्ठी की तरह इसका बंद मुट्ठी करके यदि हम थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट करके रख लें तो इसका जो साइज होता है उसी की तरह होता है, क्लेंस्ड फिस्ट। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेन्स बैग पेरिकार्डियम, ये जो होता है प्रोटेक्ट होता है पेरिकार्डियम के थ्रू और डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होते हैं पेरिकार्डियम के और उनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 relatively small upper chambers are called atrium and 2 larger lower chamber called vertebra। ऊपर के जो अपर चैम्बर है ये दोनों एट्रियम एंड लोअर चैम्बर वर्टिब्रा, लोअर चैम्बर लार्ज होते हैं। ए थिन मस्क्यूलर वॉल कॉल्ड द इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, एक वॉल्व होती है जो कि दोनों एट्रियम को सेपरेट करती है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम। वेयर एज ए थिक वॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि दोनों वेंट्रिकल को अलग करती है। सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को अलग करती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। द राइट एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेट बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर है इनको जो सेपरेट करती है वो होती है इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected। ये जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर है उनके बीच में कनेक्शन होता है, वेंट्रिकुलर के बीच कनेक्शन होता है, वॉल्व के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। The opening between right atrium and right ventricle is guarded by a valve from the 3 muscular flaps or cups. The tricuspid valve, where is a bicuspid or mitral valve, guard for the opening between the left atrium and the left ventricle. ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ अपने है बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग होती है वो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में होती है, रेस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द सेमीलुनर वॉल्व। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व होते हैं वो सेमीलुनर वॉल्व होते हैं। द वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वॉल्व का काम होता है कि जो फ्लो हो रहा है ब्लड का वो एक ही डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। एट्रिया से वेंट्रिकुलर में हो और फिर वेंट्रिकुलर से जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा है ना उनके थ्रू सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो, वही वॉल्व का काम होता है। दीज वॉल्व प्रिवेंटेड बाय एनी बैकवर्ड फ्लो, और ये जो वॉल्व होते हैं वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। जो वेंट्रिकल की जो वॉल्व होती हैं वो एट्रिया की तुलना में बहुत मोटी होती हैं। A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart। एक जैसे कि पाथ ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में साइनो एट्रियल नोड जो होता है मस्कुलर, ये है नोडल टिश्यू, इसको हम नोडल टिश्यू भी बोलते हैं। साइनो एट्रियल नोड कहाँ प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन क्या है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड। एनोदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। और एक और जो नोडल टिश्यू होता है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं अपन AB नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, continues from the AB node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divided into right and left bundle। अब ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है
वो नीचे कंटिन्यू करता है और फिर राइट और लेफ्ट बंडल में जाके डिवाइड कर जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आकर. These branches give rise to the minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side. And are called Purkinje fibers. अब ये जो अपनी अपनी साइड में जाके राइट एंड लेफ्ट बंडल जो होते हैं अपनी अपनी साइड में जाके पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड कर जाते हैं. The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के पोटेंशियल जनरेट कर सकें. इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, मतलब खुद से एक्साइटिव हो सकते हैं. हाउ एवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system. The AC node can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute, and is responsible for the initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore it is called a pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute. एसिनेट को हम पेस मेकर भी बोलते हैं. और यह जो है वो जो रिस्पॉन्स आता है या फिर हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होता है वो एसिनोड ही करता है. टॉपिक कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं. हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक. टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल as the tricuspid and bicuspid valve are open. Blood from the pulmonary veins and vena cava flow into the left and right ventricles respectively through the left and right atrium. जब चारों जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स्ड स्टेट में है तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल. जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब ये प्रोसेस चलती है, जब एट्रियम से वेंट्रिकुलर में इन वॉल्व के थ्रू ब्लड आ रहा होता है तो जो सेमिलुनर वॉल्व होते हैं वो क्लोज रहते हैं. द सेमिलुनर वॉल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज. द ऐसे नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन. ऐसे नोड जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, उसकी वजह से एट्रिया में साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे एट्रिया में जो होता है वो सिस्टोल होता है. अब जब एट्रिया में सिस्टोल होता है तो इंक्रीज होता है ब्लड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%. 30% जो ब्लड फ्लो का इंक्रीज देखने को मिलता है जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है. The action potential is conducted to the ventricle side by AV node and AV bundle, from where the bundle of is transmit it थ्रू इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. अब जो ऐसे नोड से जो एवी नोड होता है वहाँ आता है एक्शन पोटेंशियल. एवी नोड से दोनों बंडल, राइट बंडल लेफ्ट बंडल के थ्रू जो बंडल ऑफ फेज होते हैं वहाँ ट्रांसमिट कर जाता है, जिससे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसमिट जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसमिट कर जाती है. उसकी वजह से वेंट्रिकुलर में सिस्टोल देखने को मिलता है. दिस इज कॉज द वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन. जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है तो उस टाइम पे एट्रिया जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, जिसको हम एट्रियल डायस्टोल भी बोल सकते हैं. कोइंसिडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर. वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ उसकी वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. और जब ये सब हुआ तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो गए हैं. जब वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये जो दोनों वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो गए हैं. ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, जिससे जो एट्रिया में ब्लड का बैक फ्लो ना हो. एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, वेंट्रिकुलर में जब प्रेशर इंक्रीज हुआ जिससे सेमिलुनर वॉल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा फोर्स्ड ओपन. अब जो वेंट्रिकुलर में प्रेशर इंक्रीज हुआ उसकी वजह से जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमिलुनर वॉल्व हैं वो ओपन हो गए, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels, जिससे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड का फ्लो होने लग गया.
जिससे सर्कुलेशन पाथवे के थ्रू द वेंटिकुलर्स नाउ रिलैक्स। अब वेंटिकुलर रिलैक्स है एंड द वेंटिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। अब जब वेंटिकुलर डायस्टोल जो होता है उस टाइम पे वेंटिकल्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं एंड द वेंटिकुलर प्रेशर फॉल्स। अब प्रेशर जो है वो भी कम हो गया और सेमिलुनर वॉल्व जो है वो भी क्लोज हो गए जब प्रेशर कम हो गया तो विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंटिकल्स। इससे जो फ्लो जो सर्कुलेशन पाथवे में जो ब्लड गया है उसका बैक फ्लो ना हो। एज द वेंटिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by pressure in the atria exerted by the blood which was being empty into the by the veins। अब जो एट्रिया है उसमें जो ब्लड आ गया है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और उसके थ्रू जब राइट इनमें ब्लड आ गया तो उसकी वजह से जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो ओपन हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर वेंट्रिकल का प्रेशर कंटिन्यूस डिक्रीज कर गया। जब ये ओपन होंगे तो एट्रिया जो है वो फिर से एम्पटी हो जाएगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंटिकल। उसके द्वारा जो ब्लड है वो फिर से वेंटिकल्स में आ जाएगा। द वेंटिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स्ड, जिसको जॉइंट डायस्टल बोलेंगे। अब जब ब्लड आ गया फिर से तब फिर ये कुछ टाइम के लिए रिलैक्स्ड रहते हैं। स्टेट एज अर्लियर सून एज एसी नोड जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, जब तक कि एसी नोड एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना कर दें। एंड द इवेंट डिस्क्राइब्ड अबव द रिपीटेड इन दैट सीक्वेंट एंड प्रोसेस कंटिन्यू। और जैसे कि हमने पहले देखा ये सारी प्रोसेस फिर से दोहराने लगती हैं और ऐसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता रहता है और सर्कुलेशन पाथवे में जो ब्लड है वो कंटिन्यूस जाता रहता है। दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। और ये जो साइकिल पूरी चली, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर जॉइंट डायस्टोल, तो ये जो पूरी एक साइकिल होती है इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एंड इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ द एट्रिया एंड वेंटिकल। इसमें हम सिस्टोल डायस्टोल दोनों एट्रिया वेंटिकल का कंसिस्ट करते हैं। एज मैंशनड अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज दैट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, कार्डियक साइकिल भी इतनी ही टाइम होती है। फॉर दिस इट कुड बी डेड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो होती है 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंटिकल पंप आउट approximately 70 ml of blood which is called the stroke volume। स्ट्रोक एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल्स के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है वो 70 ml होता है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। हार्ट रेट के थ्रू हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा कार्डियक आउटपुट बन जाएगा। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय out by each ventricle per minute and average 5000 ml or 5 liters in a healthy individual। The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output। बॉडी के अंदर यह एबिलिटी होती है कि हार्ट रेट जैसे जैसे अल्टर होती है स्ट्रोक वॉल्यूम भी अल्टर होता है। For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man। During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through stethoscope। स्टेथोस्कोप के थ्रू हम कार्डियक साउंड सुन सकते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। जो पहली हार्ट साउंड जो सुनाई देती है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने की साउंड होती है, वो होती है लब साउंड। वेयर एवर द सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड डब साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व। और जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने से सुनाई देती है। दिस साउंड आर क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंट। और इन साउंड का उपयोग जो है वो हम बहुत सारी डिसीज़ को डायग्नोस करने में करते हैं। यदि कोई साउंड में कोई भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हम बहुत सारी डिसीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विथ दिस सीन
from a typically hospital television show. A patient hooked up to a monitoring machine that show voltage traces on a screen and makes the sound pip 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 and pee as the patient goes into cardiac arrest. जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा होता है तो ये वाला साउंड जो है पी वाला साउंड सुनाई देता है. दिस टाइप ऑफ मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. याद रही, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. जो पेपर पर जो ग्राफ जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. Electrocardiogram is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. ECG जो होती है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की कार्डियक साइकिल के दौरान इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का. टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस ECG as shown in the figure, a patient connected to the machine with 3 electrical leads. पेशेंट जो होता है वो 3 इलेक्ट्रिक लीड्स जो हैं वो हम कनेक्ट करते हैं. वन ऑफ ईच रिस्ट एंड द लेफ्ट एंकल. दोनों हाथों की रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में. कंटिन्यूसली that continuously monitor the heart activity. For a detailed evaluation of the heart is function, multiple leads are attached of the chest region. Here will we take only about a standard ECG. Each peak in ECG is identified with a letter from P and T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. The P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria. P जो है वो एट्रिया का डिपोलराइजेशन और एट्रिया के एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करता है. दिस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया. और इससे हमें पता चलता है यदि पी वेव आ रही है तो हमें पता लगेगा कि एट्रिया जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. और जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर में डिपोलराइजेशन हो रहा है. दिस इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल. क्योंकि जो Q है उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है. द T वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकुलर्स फ्रॉम एक्साइटेटेड टू नॉर्मल स्टेट. टी वेव रिप्रेजेंट करती है कि जो वेंट्रिकुलर में एक्साइटेशन हुआ था वो अपनी नॉर्मल, जो वेंट्रिकुलर में एक्साइटेशन डिपोलराइजेशन हुआ वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ चुका है. एंड द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल. यानी सिस्टोल का एंड है, ये हमको टी वेव को देख के पता चलेगा. ऑब्वियसली बाय कंटिन्यूइंग द नंबर ऑफ QRS हम जब QRS कॉम्प्लेक्स का नंबर को काउंट करेंगे तो हम हार्ट रेट भी पता कर सकते. गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल सिंस द ECG ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन. एनी deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease, hence it is so a great clinical significant. यदि वैसे नॉर्मली हम QRX जो ग्राफ है, जो QRX है उसको हम गिनकर पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम हार्ट रेट जो होती है 1 मिनट में कितने टाइम हार्ट बीट कर रहा है. यदि नॉर्मल सभी का यही जो ग्राफ रहता है, लेकिन यदि इसमें कोई भी चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हम बहुत सारी क्लिनिकल डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम भी इसका यूज़ करते हैं हार्ट से रिलेटेड. सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सबसे पहले डबल सर्कुलेशन देखेंगे, स्टार्ट करते हैं. द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वीन्स. बेसिकली each artery and vein consists of 3 layers. An inner lining of squamous endothelium, जिसको हम ट्यूनिका इंटिमा बोलते हैं. मिडल लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं. और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, जो कि सबसे एक्सटर्नल लेयर है और फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है विथ कोलेजन फाइबर्स. ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है वीन में. ये जो आर्टरी और वीन का डायग्राम देखेंगे, वीन में देखना ये जो मिडल लेयर है वो थिन है कंपैरेटिवली आर्टरी,
आर्टरी में जो और इन सब की जो और मोस्ट लेयर जो है वो सेम मीन्स से बनी होती है, जैसे कि ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो फाइब्रस कलेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो मसल से बनी, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। ट्यूनिका जो अंदर की ट्यूनिका इंटिमा है, एंडोथीलियम, स्क्वैमस एंडोथीलियम से बनी हुई होती है। और वीन्स जो होती है उसमें ट्यूनिका मीडिया जो है वो कंपैरेटिवली थिन होती है आर्टरी की तुलना में। आगे देखते हैं। एज मेंशन अर्लियर, द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स इंटर द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप किया जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। वहीं हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करती है वो एओर्टा में जाता है। डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि जो राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड पंप किया वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया वो एओर्टा में जाएगा। एओर्टा या फिर पल्मोनरी वीन। लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड पंप किया वो एओर्टा में जाएगा, और जो राइट वेंट्रिकल ने किया वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। आगे देखेंगे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में गया, इज पास्ड ऑन द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वीन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। डायग्राम से एक बार फिर से देखेंगे कि जो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो लंग से रिलीज आउट कर दी एक्सपायरेशन के थ्रू। और वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो पल्मोनरी वीन के थ्रू अपने लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। This pathway is constituent to the pulmonary circulation. The oxygenated blood entering into the aorta is carried by a network of arteries. अब जो oxygenated blood left ventricle से aorta में गया, arterioles and capillaries to the tissue, from where the deoxygenated blood is collected by the systemic of venules, vein and vena cava and emptied into the right atrium. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में गया, वहाँ नेटवर्क है आर्टरीज़ का, आर्ट्रियोल का और कैपिलरी का। वहाँ से जो टिश्यू में एक्सचेंज हुआ तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और हमारे राइट एट्रियम में चला गया, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इन सब के थ्रू। दिस इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। एक बार डायग्राम से देखते हैं कि जो एओर्टा में जो ब्लड गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहाँ जो बहुत सारा टिश्यू और बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ आर्टरी, कैपिलरीज, इन सब का नेटवर्क है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू में गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से अपने वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू अपने राइट एट्रियम में आ गया। ये जो हमारा पूरा है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। और जो यहाँ जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर लंग्स से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हुआ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड गया वो प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन और जितने भी उसको एसेंशियल सब्सटेंस जो चाहिए होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम एलिमिनेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हार्मफुल सब्सटेंस है वो सारा कुछ एलिमिनेशन कर देगा लंग्स के थ्रू। अ यूनिक वेस्कुलर connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system. The hepatic portal veins carries blood from intestine to the liver before is delivered to the systemic circulation. A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood and from the cardiac musculature. एक और सर्कुलेशन होता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें इसमें जो ब्लड इकट्ठा होता है वो हमारे इंटेस्टाइन और अदर बॉडी पार्ट से जो हेपेटिक पोर्टल वीन्स के थ्रू ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिलीवर होने से पहले लीवर में इंटर करता है। वहाँ से स्पेशल कोरोनरी सिस्टम के थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू प्रेजेंट होती हैं, उसके थ्रू वो एक्सक्लूसिवली हमारे हार्ट में पहुँच जाता है, राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी आर्टरीज, इन सब के थ्रू। हार्ट की मसल्स से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में ही आता है। दिस इज़ अ सिस्टेमिक प्लान ऑफ बॉडी सर्कुलेशन इन ह्यूमन। आप देखेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है।
नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब हार्ट के अंदर इंट्रिंसिकली ही उसका रेगुलेशन होता है. दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक. क्योंकि हार्ट जो है वो खुद से रेगुलेट होता है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं, नोडल टिश्यू होते हैं, इसलिए हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं. अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. एक स्पेशल सेंटर भी होता है जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू भी हमारे हार्ट को मॉडरेट रेगुलेट करता है. कैसे करता है? जैसे न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व पार्ट ऑफ एएनएस. मतलब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो न्यूरल सिग्नल भेजता है जो कि हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं. और इंक्रीज़ करते कैसे हैं? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन की, एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट ऑन द अदर हैंड, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस डिक्रीज द हार्ट रेट. सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करा देती हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं, और उसी के अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होते हैं जो जो एएनएस के ही पार्ट होते हैं, और ये जो होते हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं, हार्ट बीट को भी डिक्रीज़ कर देते हैं. स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट एक्शन पोटेंशियल, स्पीड ऑफ कंडक्शन, हार्ट रेट सभी को कम कर देते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल. और सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं वो कार्डियक आउटपुट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट सभी कुछ बढ़ा देते हैं. एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. और कुछ हमारी वो रीनल ग्लैंड होती है, एड्रिनली मेडुला से निकलते हैं हार्मोन जो भी हमारे कार्डियक आउटपुट को जो है वो इंक्रीज करा देते हैं. डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले है हाइपरटेंशन, दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. नॉर्मली जो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज द हायर देन नॉर्मल. नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80. इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर, ये मर्क्यूरी का प्रेशर होता है, इट्स द सिस्टोलिक प्रेशर और पंपिंग प्रेशर, एंड 80 mmHg इज द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर. इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ 140 to 19 या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इससे हायर इट शोज हाइपर टेंशन. हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो हार्ट डिसीज़ कोई भी हार्ट डिसीज़ हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है, और ये जो होता है हमारे ब्रेन को, किडनी को भी डैमेज कर सकता है. नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़. कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स. ऐसी वेसल्स जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनमें अब कोई भी डिफेक्ट आ जाता है. इट इज़ कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू. इसमें जो सप्लाई कर रही है हार्ट की मसल्स को, जो ब्लड वेसल्स, उस ब्लड वेसल्स के अंदर डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का, जिससे ल्यूमेन जो होता है आर्टरी का वो नैरो हो जाता है, यानी छोटा ल्यूमेन हो जाता है. उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट की मसल्स को प्रॉपर नहीं हो पाती. ये है कोरोनरी आर्टरी डिसीज एथेरोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है एंजाइना. एंजाइना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस. A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles. एंजाइना जो है वो चेस्ट पेन है जब अपीयर होता है जब हमारे हार्ट की मसल्स को जो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. एंजाइना कैन अकर्स इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग मिडल एज एंड एल्डरली. मिडल एज एंड एल्डरली में मोस्ट कॉमन होता है, वैसे किसी भी एज में ये हो सकता है, मैन हो या वुमेन हो. इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो. और ये जब होता है जब हमारे ब्लड फ्लो में कोई भी रुकावट हो रही हो. एंजाइना. एंड लास्ट जो डिसीज है वो है हार्ट फेल्योर. द हार्ट फेल्योर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड अफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी. जितनी बॉडी की डिमांड है उतना जो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर.
जिसको इसको हम समटाइम्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में के जैसा सेम नहीं है। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, कार्डियक अरेस्ट जब होता है जब हार्ट का बीट करना बंद हो जाता है। और अ हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल से सडनली डैमेज ऑफ एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट फेलियर में हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसमें हार्ट जो होता है ना वो बीट करना स्टॉप कर देता है। हार्ट अटैक जो होता है उसमें मसल्स सडनली डैमेज हो जाता है, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, उसकी वजह से हार्ट फेलियर में जो होता है वो ब्लड बॉडी को प्रॉपर ब्लड जो है तो वो पंप नहीं कर पाता। इसका जो एक मेन रीज़न है वो है कंजेशन ऑफ द लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। लंग्स में कोई भी कंजेशन हुआ होता है उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। धन्यवाद।